हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज फिर से तुम लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग लॉन्ग टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो देर आर 42 लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और जो कि पार्ट ऐसे है, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड इट कवर्स एंटायर 9 यूनिट्स। मतलब जितना भी यूनिट है पार्ट ऐसे सबको मैंने कवर किया है यहाँ पर, और सभी क्वेश्चन 4 एंड 6 मार्क्स के लिए है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट नंबर 1, सो मैंने ये यूनिट वाइज में डिवाइड किया है कि हर यूनिट से कितना क्वेश्चन तुम लोग फॉलो करने से 90% चांसेस जो कॉमन आ सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1, दैट डिस्कस ब्रीफली अबाउट द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन 2023 में जो इन शॉर्ट नियो है, नियो का फुल फॉर्म लिखने के लिए आया था। तो अगर अगर हम इस तरीके से एनालाइज या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन आया है, तो वो अगर शॉर्ट प्रीवियस ईयर में कोई भी टॉपिक अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आया था, तो इस बार इसका ब्रॉड क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में लिखने के लिए आ सकते हो। तो यहाँ पर तुम लोग को क्या लिखना है कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि लाइक राइट अबाउट दिस एंड दैट, तो फिर उसमें तुम यू नो दैट कुछ भी लिख सकते हो, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका नेचर है, प्रिंसिपल्स है। तो स्पेशली इट इज़ अप टू यू, तुम लोग जो भी लिखते हो, बट यहाँ पर नियो को बारे में लिखना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट नेम 4 आर्किटेक्ट्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। मतलब इन शॉर्ट नाम का जो आर्किटेक्ट्स है या फिर जो फाउंडिंग मेंबर है उसके बारे में, उसका नाम लिखने के लिए आता है एग्जाम में कभी कभी 4 मार्क्स के लिए। और ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एक दो आ जाता है तो ऑब्वियसली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड, यू नो दैट गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो तुम लोग। तो इसमें क्या क्या फाउंडिंग मेंबर है, कौन कौन था, एज यू नो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है ये वाला। फर्स्ट दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, जो कि फाउंडिंग मेंबर है, एंड नेहरू ही था जो इन्होंने एफ्रेशन जो कॉन्फ्रेंस था उसमें, यू नो बांदुंग कॉन्फ्रेंस था उसमें नाम के बारे में डिस्कस किया था, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड उसके बाद ही 1961 में बेलग्रेड में नाम का फर्स्ट सुमित भी हुआ था। एंड द फाउंडिंग मेंबर लाइक जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, वो तो नंबर 1 पे आएगा ही। उसके बाद जोसेफ ब्रॉस टेटू फ्रॉम यूगोस्लाविया, एंड देन खुशनो सुकार्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड ख्वामे नक्रुमा, you know that from Ghana, and Gamal Abdel Nasser from Egypt. Okay, so you can write any 4. Okay, next question, discuss the role of non-aligned movement during the Cold War era. And an adding question, do you think that naam is still relevant in post Cold War era? Justify your answer. तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ यहाँ पर यू हैव टू राइट द रोल, मतलब भूमिका क्या है नाम का ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा में, उसके बारे में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर एक लेट एडेड क्वेश्चन दिया हुआ है कि दैट डू यू थिंक नाम जो है ये अभी भी रिलेवेंट है, क्या नाम अभी भी प्रासंगिक है, उसके बारे में लिखना है, जस्ट फॉर ओनली 2-3 लाइन, बिकॉज इट इज़ फॉर 2 मार्क्स इंक्लूड क्वेश्चन है। ओके, इट इज़, ये भी अच्छे तरीके से फॉलो करना। यहाँ पर देखो जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये तुम्हारा जो आंसर है उसको जस्टिफाई करना है। तो तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो उसको, बाकी जो 2 मार्क्स का जो आंसर है, मतलब क्या तुम्हारे हिसाब से कि नाम रिलेवेंट है या नहीं। तो इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट इज़ अप टू यू, तुम्हें जो लगता है। ओके, बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि तुम लोग एटलीस्ट बुक से फॉलो करो, या फिर जो तुम लोगों के पास जो नोट्स है उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, डायरेक्ट मेकिंग में मत जाओ। पहले जो भी तुम लोगों ने एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर किया है, सीखा है, उसको पहले कोशिश करो लिखने के लिए। बाद में अगर आंसर याद नहीं आता है देन तुम वो मेकिंग करो, तो फिर एक प्लस पॉइंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन अचीवमेंट्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। इन शॉर्ट नाम, तो नाम का जो अचीवमेंट्स क्या था अल्टीमेटली, यहाँ पर यू हैव टू राइट द लाइक नाम, मतलब नाम ने क्या हासिल किया है, मतलब उसके बारे में लिखना है यहाँ पर। एंड इट इज़ फॉर 4 मार्क्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जाम। ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड बिग
super power that need to have alliance with smaller countries right for region. So ये ऑलरेडी 2023 में आ गया था, बट मैंने फिर भी क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इस बार ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, जो कि एक बार 4 मार्क के लिए आ गया था, ये अभी 2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी तुम लोग 4 पॉइंट इससे फॉलो करना, मतलब तुम लोग को देखना है 4 पॉइंट, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट भी होता है, मतलब तो ऐसा नहीं कि पहले एक बार 4 मार्क के लिए आ गया तो अभी भी इस बार नहीं आएगा, आ भी सकता है, इसीलिए डोंट टेक ए रिस्क, 4 पॉइंट देख लो तो फिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज इंडिया स्टैंड इन द कोल्ड वॉर एरा, डिस्कस। तो ये भी डिस्कस करना है एलाबोरेटली कि इंडिया का स्टैंड क्या था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा में, मतलब इंडिया का स्टैंड अल्टीमेटली इंडिया का पोजीशन कैसा था, मतलब या फिर इंडिया कब काइंड ऑफ रोल, मतलब ये भी रोल में ही आएगा क्योंकि इंडिया स्टैंड क्या था, मतलब इंडिया ने क्या स्टैंड लिया था ड्यूरिंग, जैसे कि लाइक डिसआर्मामेंट पे इंडिया जो बिलीव करता था, एंड इंडिया ने जो 2 सुपर पावर है उसमें अपना किसी के साथ भी अलाई नहीं बनाया, दोनों के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन किया, दोनों से जो बेनिफिट, हाँ, इकोनॉमिकली बेनिफिट होने के लिए। तो इस टाइप का बहुत सारा पॉइंट है जो तुम लोग देख सकते हो। ओके, next, that what was in sorry, next question was 7, what was the declaration of NATO states, name 4 members countries of NATO। so ये बहुत एक यूनिक क्वेश्चन है जो मैं दिया है तुम लोगों को यहाँ पर मेंशन किया। so as you know, NATO was formed that in the year of 1949, and it was formed by that is the leading that members, that is a state, that is United States of America, and including America there were a total 12 members when it was formed। and जो नाटो है वो उसका मेन डिक्लेरेशन क्या था वो तुम सभी लोगों को पता है, मतलब मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, बट इसमें जो 4 मेंबर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 4 मेंबर का नेशंस का कंट्री का नाम लिखना है, तो देयर आर 12 मेंबर, तो तुम लोग वहाँ से कोई भी 4 मेंबर्स लिख सकते हो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस द कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर, जो कि मैं अपने हिसाब से ये क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये एक बार भी एग्जाम में नहीं आया था, बेसिकली ये तुम लोग का बुक्स में है कॉजेज। तो ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, तो इसका कभी कभी इस तरीके का आता है, देन व्हाट आर द फैक्टर दैट हैड लीड टू द कॉजेज ऑफ कोल्ड, दैट इज to lead to the cold war, or like what are the factor that is responsible for the cold war। तो factors अगर हम देखें, कॉजेज ही फैक्टर है, मतलब फैक्टर से ही कॉजेज बनता है, तो इसीलिए ऑब्वियसली कॉजेज क्या क्या है तुम सभी लोगों को पता है, जैसे कि दैट लाइक बम एटम बम जो था, मतलब लाइक बॉम्बिंग इन जापान एंड नागासाकी, and it was a fight, a confrontation between the two nations, for the ideologies will be the another cause, and like there is a लाइक दैट इज़ अ पॉलिटिकल, जो आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, ये भी एक कॉज था दोनों के बीच में, मतलब फैक्टर था, मतलब कोल्ड वॉर अल्टीमेटली ये कंपटीशन था जो कि फिजिकल फाइट नहीं था, टोटली मेंटली, मतलब जो है अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए जो दो नेशन के बीच में जो ये लड़ाई हुआ था। तो ये कॉजेज़ को भी अच्छे तरीके से देखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो दिस 8 क्वेश्चन इज एनफ फॉर फ्रॉम यूनिट 1, तो इसी में से ही कॉमन आ जाएगा। ओके, फ्रॉम क्वेश्चन यूनिट 2, क्वेश्चन नंबर 1, write a short note on the political systems of newly emerged states from the Soviet Union। Soviet Union में टोटल 15 मेंबर था, मैंने या तो उसमें से जो जितना भी मेंबर है लाइक जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ है, तो उन लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, मतलब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखना है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली मैंने ये थोड़ा सा स्पेशली ये सेलेक्टिवली चूज़ किया कि ये इस बार बहुत आ सकता है, मतलब तो इसको अच्छे से फॉलो करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज़ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है हर बार एग्जाम में, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, डिस्कस 3 रीजंस। बट इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने, तुम लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम में, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेटली बोलता हूँ कि किस तरीके से तुम लोग को एग्ज़ाम में ये लिखना है। जब क्वेश्चन ये आएगा दैट व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, सो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि यू हैव टू राइट 3 रीजंस। सो इफ इट इज़ मेंशन दैट 3 रीजंस को लिखना है, ओनली 3 रीजन को ही लिखना है, वो भी थोड़ा एलाबोरेट करके, मतलब ईच रीजन विल बी फॉर 2 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 = 6। ओके, पर यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और तुम अगर 6 पॉइंट लिखते हो तो उसमें पूरा 6 फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक
एक पॉइंट में 2 मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता, अगर ऐसा भी देता है एग्जाम में, जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, तब तुम एटलीस्ट 7-6 पॉइंट लिख सकते हो, तो उसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर किसी को भी पूरा फुल मार्क्स मिलना है, तब भी फुल मार्क्स मिलता है। मैं जो जेन्युइन तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग हमेशा एक एक पॉइंट ज़्यादा लिखना, तो फिर क्या होगा कि अगर एक पॉइंट में थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ होता है, तो वो बाकी जो लास्ट एक पॉइंट लिखे लिखे हो, मतलब वो एडिशनली ऐड हो जाएगा और उसमें मार्क्स पूरा फुल मिल जाएगा। ओके ओके, ट्राई टू राइट 1 or 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो, मतलब जब उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ बाद में, मतलब उसका परिणाम क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है, और कभी कभी 6 मार्क्स के लिए आता है, तो एटलीस्ट 6 पॉइंट तुम लोग देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट इन डिटेल द एरियाज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरापी। यहाँ पर भी जो शॉक थेरापी, मैंने जो ऑलरेडी 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पर तुम लोगों को टोटल 4 कॉन्सिक्वेंसेस लिखना है, और थोड़े इन डिटेल्स में लिखना है, लाइक एटलीस्ट 3 लाइन्स, 2-3 या फिर 4 लाइन्स लिखना, ताकि फुल मार्क्स मिलने का जो चांसेस रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, I think this 4 question is enough from unit 2. Okay okay, next unit, from unit 3, question number 1, what is hard power, discuss US hard power during Clinton era. Okay, it is very very important question for this upcoming final exam. So as you know, what is hard power, it is a military power. इसको थोड़ा explain करना है for 2 marks के लिए, and like 4-5 लाइन लिखने से भी अनाफ है। उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोला है, द डिस्कस यूएस यू नो दैट हार्ड पावर ड्यूरिंग क्लिंटन एरा। क्लिंटन एरा में जो यूएस हेजिमनी जो था, उस टाइम में उस यूएस हेजिमनी का हार्ड पावर क्या था, मतलब अल्टीमेटली एज अ हार्ड पावर यूएस ने किस तरीके से पूरा वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया था, उसके बारे में लिखना है फॉर 4 मार्क्स के लिए। ओके, उसके बाद और देखिए, और एक क्वेश्चन है ना, देखो मैंने और की क्यों दिया है, लेट मी टेल यू। मतलब ये जो 2 क्वेश्चन है जो मैंने और के बाद जो क्वेश्चन है, देखो, डिस्कस यूएस हेजिमनी एज अ हार्ड पावर, डू यू थिंक दैट यूएस हेजिमनी इज गुड फॉर द वर्ल्ड, गिव जस्टिफिकेशन। इसमें है 4 + 2 = 6 मार्क्स। तो इसमें जो पहला पार्ट है, जो है डिस्कस अबाउट यूएस हेजिमनी एज अ हार्ड पावर, तो यूएस हेजेमनी का जो हार्ड पावर है उसके बारे में लिखना है, तो ये एलाबोरेटली लिखना है। तो ये क्वेश्चन और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने और दे के मैंशन किया हुआ है। मतलब क्वेश्चन दिखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट आंसर विल बी द सेम। और उसके बाद जो एडेड क्वेश्चन है, दैट डू यू थिंक दैट यूएस हेजेमनी इज गुड फॉर द वर्ल्ड, गिव योर जस्टिफिकेशन। यहाँ पर अपना जस्टिफिकेशन लिखना है, क्या तुम्हें लगता है कि यूएस हेजेमनी क्या ये वर्ल्ड के लिए अच्छा है, गुड है, तो ये तुम्हारे हिसाब से आंसर होगा। बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर आंसर यही होगा कि जो यूएस हेजेमनी जो वो वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं होगा कि अगर पूरा एक ही देश जो है वो पूरी तरीके से मिलिट्री ज़्यादा पावरफुल हो, तो बाकी देश के लिए तो वो सबसे ज़्यादा एक थ्रेटन हो जाएगा, यू नो, भय हो जाएगा। सो ऑब्वियसली यू कैन राइट इन योर ओन ओपिनियन, दैट इज जस्टिफिकेशन। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड इन इंडो-यूएस रिलेशनशिप एंड और डिस्कस इंडियाज रिलेशनशिप विथ यूएसए। सो इसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन बोला है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस किस में है, कहाँ पर डिफरेंट है, मैं वो थोड़ा पॉइंट आउट करता हूँ। दैट यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला, डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड इन इंडो यूएस रिलेशनशिप। यहाँ पर इंडो यूएस का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, मतलब न्यू वाला रिलेशन क्या है, उसमें ये लिखना है। ओके, ट्रेंडिंग रिलेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, डिस्कस इंडियाज रिलेशन विथ यूएसए, तो इसमें जो पुराना रिलेशन है वो भी लिख सकते हो और न्यू रिलेशन भी लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रिपीटेड होता है, यूएस एंड इंडिया इन यूएस का रिलेशन जो है वो सिर्फ डिफरेंट इसमें है, ट्रेंडिंग रिलेशन भी देख लेना। तो जब तुम ट्रेंडिंग रिलेशन देखोगे, वो नीचे वाला क्वेश्चन के आंसर में काम हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। जो ट्रेंडिंग अगर पहला उसका आंसर करोगे, तो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इंडिया रिलेशन विद उस यूएस, उसमें भी डायरेक्ट वही आंसर लिखने से हो जाएगा। बट अगर सिर्फ वो पहला वाला आता है, उसमें ट्रेंडिंग रिलेशन लिखना पड़ेगा। ओके ओके,
Next question number 3. Discuss elaborately the US hegemony as an economic superpower. So US hegemony as an economic superpower क्या है उसके बारे में थोड़ा elaborately लिखना है for 6 marks के लिए. So let me tell you one thing. तुम लोग अगर ये ब्रॉड जो क्वेश्चन है इसको अगर पॉइंट वाइज में लिखोगे तो आई थिंक एक प्लस पॉइंट रहेगा कि फुल मार्क्स मिलने का. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में एज वी नो दैट हर क्वेश्चन का आंसर हम लोग पॉइंट वाइज में नहीं लिख सकते. कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन का आंसर होता है, बट पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादातर आंसर हम लोग पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज में लिख सकते हो. तो अगर तुम पैराग्राफ वाइज में लिखोगे 6-7 पैराग्राफ लिखोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट फुल मार्क्स. इवन इवेंचुअली इफ यू राइट यू नो दैट लाइक पॉइंट वाइज, देन ऑल्सो विल गेट द फुल मार्क्स. सो मेरे हिसाब से लाइक इट्स माई ओपिनियन, अगर तुम लोग पॉइंट वाइज में लिखोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. डिस्कस अबाउट द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन यूएस हेजिमनी. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2023 में आ गया था 4 मार्क्स के लिए ही. तो इस बार 2 मार्क्स के लिए आने का ज़्यादा चांसेस है, जो मैंने 2 मार्क्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. पर फिर भी 4 मार्क्स के लिए ही तुम लोग अच्छे से देखो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी आए हैं वो भी रिपीट होता है सेम यही क्वेश्चन फिर भी दे सकता है. इसीलिए 4 पॉइंट देखना अच्छा है, ताकि कोई भी तुम लोग मतलब रिस्क मत लो, ताकि कॉमन आ जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी? गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ देम. ओके, इट इज़ ऑल्सो फॉर 6 मार्क्स. लाइक पहला जो पार्ट है उसमें क्या लिखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी. सो यू ऑल नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी. हेजिमनी इज अ हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर, एंड उसमें एक एक एग्जाम्पल देना है. सो अगर पहला जो क्वेश्चन जो पार्ट में जो क्वेश्चन बोला गया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी, उसमें तुम लोग को क्या करना है, मतलब एटलीस्ट 3-4 लाइन लिखना है हर हेजिमनी के बारे में. एंड उसके बाद उसमें एग्जाम्पल देना है हर. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए नहीं भी आए फिर भी तुम लोग मेंशन किया करो. आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा. अगर तुम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर कम लिखते हो और एग्जाम्पल मेंशन करते हो 2-3 करके, तो फिर इसमें एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, मार्क्स कैरी हो जाएगा. मतलब अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिमनी, डिस्कस ब्रीफली, तो इसमें अगर 6 मार्क्स होता है तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 5-6 लाइन तब अगर तुम एग्जाम्पल ज़्यादा लिखते हो तो वो भी एक प्लस पॉइंट में आ जाएगा, जितना तक तुम्हें याद होता है. ओके, so from unit 3 this 5 question is enough. Okay, next unit 4. Question number 1. Write two major areas of influence of European Union. It is very very important for final exam. क्या क्या एरिया है, मतलब कौन से एरिया जो कि यूरोपियन यूनियन को बहुत जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे कि वी हैव लाइक मिलिट्री एरिया, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, कल्चरल एंड सोशल. दिस आर द एरियाज ऑफ यूरोपियन यूनियन. सो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर 4 मार्क्स के लिए. उसके बाद और देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, एग्जामाइन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन. तो इसमें क्या है, जब मेजर 4 एरियाज तुम लोग जब फॉलो करोगे, मतलब तुम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, ऑब्वियसली फाइनल एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, तो इसमें दो हर पॉइंट को थोड़ा एलाबोरेटली देखना. कभी कभी क्या होता है कि उसी पॉइंट से ही 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, मतलब एलाबोरेटली लिखने के लिए आता है. जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जांपल के हिसाब से देख सकते हो, दैट एग्जामाइन पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक. यहाँ पर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को थोड़ा एलाबोरेटली लिखना है 6 मार्क्स के लिए. ऑब्वियसली बहुत लेंथ तरीके से लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए हर मेजर एरियाज को थोड़ा एलाबोरेटली देखना, ताकि दोनों मतलब क्वेश्चन अलग अलग आने से भी वो काम में आ जाए. ओके, next question. Describe the aims and achievements of Association of Southeast Asian Nations. In short, ASEAN. So ASEAN जो है उसका aims क्या है और उसका achievement के बारे में लिखना है. It is very easy, तो ये मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है. ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What are the main pillars of ASEAN? Discuss elaborately. तो यहाँ पर भी बात ये है, 3 पिलर्स लिखना है, तीनों पिलर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. मैंने एक्चुअली ज़्यादा तरीके से देखा, बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि ओनली 3 पिलर्स लिखने के लिए बोलते हैं, सो ओनली 3 पिलर्स को ही मेंशन करते हैं. नो, इफ़ यू मेंशन ओनली द पॉइंट देन यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स. तो फॉर द फुल मार्क्स के लिए यू हैव टू एक्सप्लेन एटलीस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन दैट like 4-5 line.
मतलब एज मच एज पॉसिबल तुम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा कि, और ईच पॉइंट में 2 मार्क्स है। ओके, सो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। सो चाइना एज इकोनॉमिक पावर किस तरीके से एमर्ज हुआ है, ये तो तुम सभी लोगों को पता है कि आफ्टर द दैट disintegration of the Soviet Union, when देर इज़ ओनली द सेंट्रल पावर, जो मतलब जो हमारा अमेरिका रह गया है, और अमेरिका हेजेमनी पूरा वर्ल्ड में पूरा दिखाई दिया था। उसके बाद अमेरिका को compete करने के लिए चाइना भी बहुत ही एज इकोनॉमिक पावर एमर्ज हुआ है, तो उसके बारे में लिखना है, चाइना की इकोनॉमिक पावर के बारे में। तो ये भी पॉइंट वाइज में लिख सकते हो ताकि फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन चाइना का जो रिलेशन उसके बारे में लिखना है। तो इंडियन चाइना का जब रिलेशन तुम लोग लिखोगे, इसमें एक चीज़ मैं तुम लोग को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जब रिलेशन लिखना है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। दोनों के बीच में लाइक कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशन क्या है, दैट इज़ नेगेटिव रिलेशन, और पॉजिटिव रिलेशन मतलब अच्छा क्या है, कोऑपरेशन वाला रिलेशन क्या है, वो भी लिख सकते हो। ओके, इट इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो तुम लोग थोड़ा एलाबोरेटली लिखना, कभी कभी डायरेक्ट 6 मार्क्स के लिए भी देता है, तो ताकि मतलब पॉइंट मिस ना हो और फुल मार्क्स मिले तुम लोग। ओके, that's enough. 5 questions enough for from unit 4. Next, unit 5. What does SAFTA stand for, and examine the concept of SAFTA. SAFTA क्या stand करता है, मतलब ओके, एंड उसको SAFTA जो concept है उसके बारे में उसको एग्जामाइन करना है, मतलब उसके बारे में लिखना है, अल्टीमेटली उसको एक्सप्लेन करना है, सॉरी दैट इन डिटेल्स में लिखना है, मतलब SAFTA क्या है, या फिर इसमें इसका रोल भी लिख सकते हो SAFTA का, या फिर SAFTA का मेन ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली ओवरऑल सभी पॉइंट को मिला के वो एग्जामिन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द रीजंस विच लीड द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर लिबरेशन मूवमेंट। ओके, तो ईस्ट पाकिस्तान दैट इज प्रेजेंटली कॉल्ड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट हुआ, या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करने के लिए जो लिबरेट मतलब क्या क्या रीज़न है जो कि यू नो, like what are the reason that which is lead to the that peoples of East Pakistan for liberation के लिए क्या क्या किया गया है, मतलब उसके बारे में लिखना है, मतलब रीज़न लिखना है यहाँ पर, which is for 4 marks. And next question, discuss the role and limitations of SARC. सार्क का रोल एंड लिमिटेशंस के बारे में लिखना है, दैट एज ए फोरम ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। एज यू नो सार्क जो है कि रीजनल कोऑपरेशन है, एंड देयर वाज अ टोटल 8 मेंबर्स। ओके, अर्लियर इट वाज पहले शुरू में 7 मेंबर थे, उसके बाद उसके 8 मेंबर्स बना। ओके, जिसमें से इंडिया भी एक सार्क का मेंबर है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आता है, तो मैंने इस बार ये 4 मार्क्स के लिए भी दिया है। तो 4 मार्क्स के लिए तुम लोग देखो, ताकि तुम लोग का ये डायरेक्ट 4 ही पॉइंट लिख पाओ, मतलब ताकि 4 मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रिसेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान का रिलेशन के बारे में, रिसेंट रिलेशन ऑलरेडी 2023 में आ गया है, तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ तुम लोग ये एक बार थोड़ा सा देख के जाना, अगर इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं भी है फिर भी देख के जाओ, अगर बाई चांस क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसीलिए एक प्लस पॉइंट रह जाएगा। अगर थोड़ा देख के जाओगे तो एटलीस्ट मेकिंग करके भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग a stable democracy। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आई थिंक अभी तक नहीं आया है, पर फिर भी मैंने ये इस बार दिया हुआ है, ये 6 और 4 मार्क के लिए आ सकता है कि जो पाकिस्तान में जो एक स्टेबल डेमोक्रेसी, स्टैटिक डेमोक्रेसी नहीं होने का, या फिर बिल्ड नहीं करने का मतलब फेल हुआ, बार बार कोशिश किया डेमोक्रेसी फॉर्म करने का, एक स्टेबल डेमोक्रेसी फॉर्म करने के लिए, पर फिर भी नहीं हो पाया। तो वो फैक्टर्स क्या है, मतलब वो किस रीज़न की वजह से वो नहीं हुआ, उसके बारे में लिखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so that's enough. Like 7 question is enough from unit 5. Okay, next question, unit number 6. Number 1, discuss briefly about the need of reforms in the United Nations. तो United Nations का need रिफॉर्म करना क्यों ज़रूरी है, पुनर्गठन जो मतलब
फिर से रिफॉर्म मतलब उसको पुनर्गठन करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में लिखना है। तो ये तुम सभी लोगों को पता है ऑलरेडी, शायद तुम लोग का क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या है एंड इन विच ईयर वर्ल्ड बैंक वॉज क्रिएटेड, जो कि मैंने ऑलरेडी अर्लियर वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर भी अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, तो जो भी जस्टिफिकेशन हो डायरेक्ट मेकिंग में मत जाओ, पहले जो बुक्स में जो पॉइंट दिया हुआ है अच्छे तरीके से पॉइंट को देखो क्या क्या पॉइंट है। तो एज यू नो वाई इंडिया शुड बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप, तुम सभी लोगों को बता दें इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज सेकेंड पॉपुलेटेड country, and there is no any countries of member of United Nations from थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसीलिए इंडिया को मिलना चाहिए। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न, जो बहुत सारे रीज़न है। एटलीस्ट यू जस्ट फॉलो 5 और 6 पॉइंट, ताकि एक पॉइंट ज़्यादा लिखो जो मैंने ऑलरेडी बोला है। उसके बाद और क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में थोड़ा अलग है, बट आंसर विल बी सेम। जस्टिफाई इंडियाज इंक्लूजन इन द सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर। ओके, ये भी सेम है, मतलब इंडिया का जो क्या इंडिया का जो इंक्लूशन, इंडिया को इंक्लूड होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का एज ए परमानेंट मेंबर हिसाब से, तो उसका कुछ जो है रीज़न, कारण लिखना है। मतलब अल्टीमेटली जस्टिफाई मतलब अपने आंसर को जस्टिफाई करो, मतलब वही रीज़न ही होगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड कंटेक्स्ट डू यू थिंक दैट यूएनओ इज एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन? जस्टिफाई आंसर। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिस्पेंसिबल। एज यू ऑल नो दिट इज़ नेसेसरी, मतलब जो या फिर लाइक कंपलसरी भी हम बोल सकते हैं। मतलब जो यूएनओ है, क्या ये नेसेसरी एक लाइक कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है एक तो क्या सोचते हो मतलब यूएनओ को बारे में, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसको जस्टिफाई करना है। इसमें भी तुम लोग पॉइंट वाइज में लिख सकते हो, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट होगा। अगर पॉइंट वाइज में लिखोगे देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो दिस 4 क्वेश्चन इज एनफ। 4 मतलब जो और तो सेम ही है, तो इसमें डबल सीखने का ज़रूरत नहीं हो, एक ही आंसर में काम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट 7 नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस ब्रीफली अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया। इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का कंपोनेंट्स क्या है, व्हाट आर मतलब उपादान क्या क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर 4 मार्क्स के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, गिव एग्जाम्पल। सो यहाँ पर हर कंपोनेंट्स को थोड़ा बहुत दैट लिखना भी पड़ेगा, तुम लोग को 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा, एंड ऑल्सो सभी का एग्जाम्पल देना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्कस 2 थ्रेट्स टू द ह्यूमन सिक्योरिटी। तो इसमें देखो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए है, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेम एज यू ऑल नो, उसमें 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स के लिए लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द 2 थ्रेड। तो 2 थ्रेड को थोड़ा एलाबोरेटली लिखना है, हर ईच थ्रेड विल बी 2 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड हेल्थ? तो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड हेल्थ के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये तुम सभी लोगों को पता है, ये बहुत ही एक एंड इट इज़ अ वेरी करेंट क्वेश्चन, ये हम सभी लोगों को पता, you all should know sir. It's not about that you are like studying political science, but you should know that human security and health के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब ओके तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से फॉलो करो। नेक्स्ट, इट्स एनफ फ्रॉम यूनिट 7, देयर आर 4 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यूनिट 7, no, sorry, I think I have mentioned another 4 question. What is the relationship between migration and human security? तो माइग्रेशन सभी लोगों को पता है, तुम लोगों को, एंड उसके बीच में ह्यूमन सिक्योरिटी का रिलेशन क्या है उसके बारे में लिखना है फॉर 4 मार्क्स के लिए। इसको भी डिस्कस करना है, थोड़ा एलोबोरेटली लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट ब्रीफली अबाउट सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ, मैंने 2 बार अबाउट लिखा। राइट ब्रीफली अबाउट द ग्लोबल पॉवर्टी। सो ये ग्लोबल पॉवर्टी ऑलरेडी 4 मार्क्स के लिए 2023 जो एग्ज़ाम लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आ गया था ये। तो बट एक बात ये है, व्हाट लेट मी टेल यू, कि रिपीट होता है क्वेश्चन, सो इसीलिए 4 मार्क्स के लिए देखना ही अच्छा होगा। बाकी 4 मार्क्स के लिए देखोगे, अगर 2 मार्क्स के लिए आते हैं तो फिर थोड़ा छोटा करके लिखने से भी हो जाएगा, यू विल गेट 2 मार्क्स, और बाकी 4 मार्क्स के लिए आने से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लाइक ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? सो ये बेसिकली मैंने 2 मार्क्स के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में,
बट क्या है ना कि 4 मार्क्स के लिए भी फॉलो करो, क्योंकि ये रिपीट होता है क्वेश्चन, मैं बोला ही है। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा एलाबोरेटली का बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस को लिखना है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, डिफरेंस को तुम लोग कॉलम वाइज में लिख सकते हो, या फिर यू नो दैट पॉइंट वाइज में लिख सकते हो, लाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज दिस, ऑन द अदर हैंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज दैट, यू नो इस तरीके का लिख सकते हो। और या फिर तुम लोग कॉलम वाइज में पॉइंट 1 1। बट डिफरेंस अगर तुम लोग कॉलम वाइज में लिखते हो, उसमें क्या है, उसमें दोनों पार्ट में लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों